डियर मोदी जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जिस उम्र में आपको अपने पोता पोतियों के साथ खेलना होता था, उस उम्र में आप अपने पोता पोती की उम्र के बच्चों से गालियां खा रहे हो। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। अरे ये बच्चे नहीं, दूसरे। अरे नहीं यार, दूसरे बच्चे, दूसरे। हिंदुस्तान का तीसरी कक्षा का बच्चा तो हिंदुस्तान के राज्यों का नाम बोल पाएगा, लेकिन ये इटली की बेटी नहीं बोल पाएगी। अरे यार मैं दिमाग आई मीन शरीर से बच्चों की बात कर रहा हूँ, शरीर से। मोदी लगेगा, उसके पिछवाड़े में कीड़े लगेंगे। तो इस लड़की का नाम है रुचिका सिंह और ये महज 15 साल की है। और 15 साल की उम्र में जो हरकत इस लड़की ने करी है, इसके लिए इसको एक अवार्ड मिलना चाहिए। और ये अवार्ड इसके माँ बाप ही दे सकते हैं। इसके माँ बाप को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको कमरे में बंद करे, चप्पल जूते लेके आए और उसके ऊपर बजाए। क्योंकि जो हरकत इसने करी है कूल दिखने के चक्कर में, उसके लिए तो इसको सजा मिलनी ही चाहिए। पर सजा मिलने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा ट्विटर कैंपेन चले इसके खिलाफ, रेप थ्रेट्स मिले इसको। इंस्टाग्राम ने अननोन नंबर से आ रहे हैं, किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है, जहाँ देखोगे आपको करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। और कूल दिखने के चक्कर में इस लड़की ने लिटरली बहुत ही ज्यादा लिमिट पार कर दी। हमारे आदरणीय पूजनीय भगवान जैसे मोदी जी को गालियां पे गालियां दी, यहाँ तक कि उनके माँ तक को नहीं छोड़ा। ये कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? खैर जोक्स असाइड, इस लड़की ने जो भी किया, सजा देने का अधिकार केवल और केवल इसके माँ बाप को है, इसके अलावा किसी को भी नहीं। क्योंकि ये लड़की ना तो 18 साल से ऊपर की है, ना तो इसने कोई एक ऐसा क्राइम किया जिसके लिए इसके ऊपर FIR हो जाए। लेकिन फिर भी इस लड़की के साथ क्या होता है, पुलिस इसको ढूंढ निकालती है और इसके तरफ से सॉरी वाली वीडियो आती है पूरे देश के तरफ से। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। मतलब ये कैसा मजाक है? जिस चीज के लिए FIR हो ही नहीं सकता, उस चीज के लिए FIR हो रहा है, वो भी एक निब्बी सी बच्ची पे। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। अब वही है ना, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो जब पार्लियामेंट में 50% ऐसे बंदे भरे पड़े हो जिनके ऊपर रेप, मर्डर, क्रिमिनल चार्जेस भरे पड़े हो। वैसे देश से क्या आप एक फ्री डेमोक्रेसी की उम्मीद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। देखो, आपने पार्लियामेंट की कभी ना कभी एक ऐसी वीडियो देखी होगी जहां पे नेता लोग एक दूसरे को गालियां देते हुए नजर आते हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी मजाल है पुलिस वाले इनको अरेस्ट करे पार्लियामेंट की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस वालों की फटती है ऐसे नेताओं से। यहाँ तक कि एक नेता किसी लड़की का रेप भी कर दे, वो लड़की रिपोर्ट करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाए, वहां पे भी पुलिस वाले हाथ खड़े कर देती है। ऐसे भी बहुत सारे केस देखे गए। कुलदीप सेंगर वाला केस तो आपको अच्छे से याद होगा, जो भी नाम है उसका सरनेम मेरे को याद नहीं। और वहीं एक बच्चा किसी नेता को गाली देते, किसी MP MLA को गाली देते, तो पुलिस इसको 1 से 2 दिन के अंदर ट्रैक भी कर लेती है, अरेस्ट भी कर लेती है, वेरी फास्ट। लेकिन नेता लोगों से इनकी बहुत ही ज्यादा फटती है। और ये पुलिस वाले कितने फट्टू होते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है अपने एक वीडियो में, जाकर जरूर देखना। शॉर्ट में बताऊं तो इंडिया के 90% स्टेट पुलिस ऐसे लगते हैं जो किसी काम के नहीं, इनके पास जाना ना जाना बराबर है। मतलब चोर से बचने के लिए आप चोर के पास जा रहे हो, बस इस चोर के पास सरकारी तनख्वाह है। सबके सब चोर हैं साले। और कसम से इनके ऊपर इतना गुस्सा आता है, इनको देख के इतनी घिन आती है कि ये लोग एक बच्चे को तो तुरंत अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन जो नीट का पेपर लीक करता है उसको ये बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे। 3 महीने हो गए, अभी भी कोई मेजर अरेस्ट नहीं हुआ, और हुआ भी तो मेरे को पता नहीं। और नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, लाखों बच्चे इसका एग्जाम देने के लिए आते हैं और इसको NTA कंडक्ट करवाती है। और जनरली जो बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं वो ज्यादातर गरीब घर से होते हैं। एक सपना लेके आते हैं कि हम नीट का एग्जाम देंगे और अपनी गरीबी दूर करेंगे, अपने माँ बाप का जितना भी दुख है वो दूर करेंगे। और इसके लिए ये जनरल क्लास में जाके एक शहर से दूसरे शहर जाता है। एक तो मेरे को नीट का समझ में नहीं आता, कोई बच्चा बिहार में है उसको ये लोग तमिलनाडु भेज देंगे, किसी को कहीं भेज देंगे। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बच्चों को गलत सेंटर मिल जाता है। Our Nagpur student, a NEET aspirant, has got a wrong center allocation, and not even in India, he was allocated his center in Abu Dhabi. कैसे से पैसे बचा के वो एक कमरा बुक करते हैं और नीट के टाइम पे जो कमरे का रेट होता है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब बच्चों को हर कोई लूटने की पूरी तैयारी कर लेता है। उसके बावजूद ये गरीब बच्चे कैसे तैसे करके एग्जाम देते हैं और एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ही इनको पता चलता है जो एग्जाम में ये बैठे, जिस एग्जाम में ये पैसे जोड़ जोड़ के गए थे देने के लिए, वो एग्जाम कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर हो चुका है लीक। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 3 मई को
देश में जो नीट यूजी परीक्षा हुई है वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। और लिटरली नीट के पेपर के लिए इतनी सुरक्षा बरती जाती है, इनके पास जीपीएस ट्रैकिंग गाड़ियां हैं, हर जगह सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, कोई बंदा फोन के साथ घुस ही नहीं सकता पेपर के आसपास। उसके बावजूद हमें क्या पता चलता है, राजस्थान के गांव में नीट का पेपर बिक रहा है बहुत ही आसानी से। राजस्थान में नीट पेपर लीक का शक। जी हां, बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। मतलब जो इतने करोड़ों रुपए तुम लोग नीट की सिक्योरिटी पे लगा रहे हो, वो तो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो तो बर्बादी के कगार पे है। मतलब जो पैसा टैक्स पेयर इस उम्मीद में भरते हैं कि देश का भला होगा, वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्या पैसा खर्च हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? खैर, इसके बारे में मैं ना ही बात करूँ तो अच्छा है। मेरे को एनटीए से लड़ने का कोई भी शौक नहीं। ये लोग बहुत ही पावरफुल है और कुछ भी कर सकते हैं। डर गया। लेकिन हाँ, एक चीज तो सच है, ये लोग घोड़े भी बहुत हैं, क्योंकि क्या फूक के ये लोग पेपर की सिक्योरिटी करवाते हैं कि पेपर आसानी से लीक हो जाता है। और जब पेपर लीक हो जाता है, हमारे जो बहुत ही पढ़े लिखे एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारे एक्स फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, उनका क्या रिप्लाई था? अरे इस बारे में बात मत करो, ये जरूरी टॉपिक नहीं है, कल भी इसी पे किया था। मतलब ऐसा ही कुछ करके एक वीडियो उनकी वायरल है। और आयरनी देखो, धर्मेंद्र प्रधान को हटा के किसको नेता बना दिया वापिस एजुकेशन मिनिस्टर? प्रहलाद जोशी को। मतलब ये तो वही बात हो गई, गोबर को हटा के टट्टी ला दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्विटर पे कई सारे लोगों के शब्द हैं। बाय द वे, प्रहलाद जोशी एक ऐसे नेता है जो मुझे नहीं लगता किसी नेता से डिबेट कर भी पाएंगे। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. और एक चीज ईमानदारी से बताऊं, अभी का जो एजुकेशन मिनिस्टर आया है, ये भी कुछ खास नहीं। ये तो मजबूरी में मोदी जी को करवाना पड़ गया कुछ, क्योंकि सोनम वांगचुक तो अनशन में बैठे हुए थे। बच्चों का जो आक्रोश था वो बढ़ता जा रहा था, तो ऐसे में किसी न किसी को तो बिठाना ही था। और बिठाया भी किसको? प्रहलाद जोशी को। एक पल के लिए राघव चड्ढा को बिठा देते यार, बंदा भगोड़ा है कुछ भी, या एटलीस्ट पढ़ा लिखा तो है। अगर राघव चड्ढा को ये लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनाते तो मैं श्योर हूँ कि मैं कभी ट्रॉल ही नहीं करता राघव चड्ढा को, चाहे बंदा कैसा भी हो। बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है और उसके शब्दों से पता लगता है कि हाँ, बंदा पढ़ा लिखा तो है। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, मुझे इनके एजुकेशन बैकग्राउंड का पता नहीं, पर इनको देख के कतई वाइब नहीं आती कि ये एजुकेशन मिनिस्टर बनने लायक भी हैं। और अभी के टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी को पता लग चुका है कि उनके पास अंधा पावर है, तो वो अकाउंटेबिलिटी लेती ही नहीं है। इस बार इसलिए ले लिया क्योंकि स्टूडेंट का गुस्सा आक्रोश पे था। और स्टूडेंट एक ऐसी चीज है जो पहले तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अगर चीजें सही तरीके से ना गुजरे तो ये लोग वायलेंट भी हो जाते हैं। और एक बार अगर स्टूडेंट वायलेंट हो जाए तो आपको पता है क्या हाल होता है देश का। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, देश में सरकार चेंज हो जाती है। और नेपाल इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। और ये चीज कहीं ना कहीं हद तक हमारी सरकार को भी पता था कि स्टूडेंट का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो कहीं ये नेपाल जैसा हाल ना करते। और इसी डर के कारण शायद इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटा के प्रहलाद जोशी को बिठा दिया। इससे अच्छा सौरभ जोशी बिठा देता यार, वो भी ज्यादा पढ़ा छोड़ो यार। अब देखो, एक चीज तो आप मानोगे, हमारे देश के अंदर जितने भी नेता है वो पढ़े लिखे आपको लगेंगे ही नहीं। बेशक ही पढ़े लिखे होते हैं, कोई 4वीं पास होता है, कोई 5वीं पास होता है, कोई 10वीं पास भी होता है, यहाँ तक की कईयों ने तो 12वीं तक की होती है। पर इसके बावजूद जो इनकी हरकतें होती है वो कतई ही पढ़े लिखे लोगों जैसी नहीं होती। पैसा आता ही, पावर आता ही, सबसे पहले इनके घर में गाड़ियां आएंगी, इनके बच्चे बहुत ही ज्यादा मतलबी बन जाएंगे, किसी को भी पीटने लगेंगे, खून खान तक कर देंगे। और खून खान करने के बाद बच भी जाएंगे, क्योंकि जो पुलिस है वो तो इनका पीछे का साफ करते रहते हैं, वो भी चाट के। और ये नेता लोग देश को तरक्की करवाए ना करवाए, पर अपने परिवार को जरूर तरक्की करवाते हैं। और ऐसे नजारे कितने ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे सीएम के रिश्तेदार रातों रात अमीर बन जाते हैं। अब होता क्या है, IAS IPS है, जितने भी बड़े पोस्ट वाले लोग होते हैं, इनको कहीं ना कहीं हद तक पता होता है कहाँ पे रोड बनने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो यही लोग पास करते हैं। और जाहिर सी बात है, कहीं पे अगर रोड बनने वाला हो और मैं वहां पे जाके जमीन ले लूं, कौड़ियों के भाव पे जमीन खरीदूंगा और 5 साल बाद उसको मैं 100 गुना रेट पे बेच दूंगा, ये तो मुनाफा हो गया। और उज्जैन का एक केस इसी स्कैंडल को पूरी तरीके से एक्सपोज करता है। एक इंडियन एक्सप्रेस की एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था उज्जैन के बारे में। इन्होंने लिखा था, उज्जैन जो है बूम हो रहा है, नई नई सड़कें बन रही है, खेती के लिए विकास किया जा रहा है, नए नए घरों के लिए जमीनें काटी जा रही है। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2028 के एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन की माने तो दिसंबर 2023 मोहन यादव मध्य प्रदेश का सीएम बन जाता है। और 2025 आते आते उसकी पूरी की पूरी फैमिली चेन में काफी सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर 137 प्लॉट ले लेते हैं, जिसका टोटल प्राइस होगा 45 करोड़ और टोटल साइज होगा 168 एकड़। और इसमें से लगभग 111 जमीनें ऐसी थी जो बिल्कुल हाईवे के पास बनी थी। मतलब इतना खतरनाक एनालिटिक्स, इतना खतरनाक प्रेडिक्शन कि आपको पहले से ही पता है कि कहाँ पे हाईवे बनने वाला है। अब देखो, जहाँ पे हाईवे बनने वाला है वहाँ पे जमीन खरीदना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आम लोगों के पास तो कोई एडवांटेज है ही नहीं। आम लोगों को तो जमीन तब मिलती है जब उनको हल्का सा प्रोजेक्ट बनते हुए दिखता है। पर नेता लोगों के बच्चे लोग क्या करते हैं, वो तो पहले ही जमीन खरीद के रखे होते हैं, क्योंकि उनको तो पहले से ही पता होता है कि यहाँ रोड बनने वाला है। मतलब मोहन यादव के सीएम बनते ही उनके बच्चे लोगों का जो बिजनेस स्किल था वो इलॉन मस्क को भी पार कर गया। ऐसे ही हमारे गडकरी जी हैं, इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी ये केस कास कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनका मानना है कि इथेनॉल के ऊपर इनके अंदर मतलब गलत ब्लेम डाला जा रहा है। मतलब वायरल वीडियो देखी होगी ना आपने, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी मैंने एक
पेपर साइन किया है वगैरह वगैरह। कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। लेकिन जब इसी चीज के लिए जब इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है तो ये तुरंत भड़क जाते हैं। और जो इथेनॉल बना है सबको पता है उससे किसका फायदा हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हम कह नहीं सकते क्योंकि ये जो सरकार है इनके पास अभी के टाइम पे हद से ज्यादा पावर है, और हद से ज्यादा पावर होने का मतलब है लंगूर के हाथ में बंदूक। और फैमिली बिजनेस यही नहीं है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। अगर बनाने बैठा तो सिर्फ फैमिली को ही एक्सपोज करने में अलग अलग नेताओं के घंटों लग जाएंगे। और ये सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पे साफ है, आम आदमी पार्टी का साफ है। इंडिया में ऐसा माना जाता है कि जिसके पास भी पावर होगी वो अपना प्रचार करेगा, अपने परिवार को बढ़ाएगा। तभी तो रेखा गुप्ता, जिसको कद्दू कोई जानता दिल्ली के अंदर, मैं भी कभी कभार इसलिए जानता हूँ क्योंकि उनकी फोटो दिख जाती है मेरे को सड़क पे। एक तो इन्होंने इतनी फोटो लगा रखी है दिल्ली के अंदर, सिर्फ रेखा गुप्ता ही नहीं, इंडिया का हर दूसरा नेता या पहला नेता अपनी फोटो लगाएगा ही लगाएगा। और इनकी एक फोटो भी कितनी अजीब सी लगाते हैं ये लोग, पासपोर्ट साइज फोटो को हर जगह चिपका देंगे। ये नहीं कि यार इतना अगर पैसा है तो जाओ किसी स्टूडियो में जाओ, अच्छी खासी फोटो शूट करवाओ, नहीं, इनको पासपोर्ट साइज फोटो ही बस के पीछे चिपकाना है, होर्डिंग्स लगवानी है, दुनिया भर के जगह पे सिर्फ पर्ची ही पर्ची बांटनी है। और मजाक सट के ये एक ऐसी चीज है जिससे पता लगता है टैक्स पेयर का जो पैसा है कितना बर्बाद हो रहा है। उस पर आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट का तो आपको पता ही है, अगर प्रोटेस्ट को हल्के में दबाना चाहे तो सरकार तुरंत दबा देती है। अनलेस एंड अनटिल प्रोटेस्ट के अंदर कोई एक ऐसा बंदा आ जाए जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, जैसे सोनम वांगचुक जैसे लोग। और सोनम वांगचुक भी अब जाके इन्फ्लुएंशियल हुए जब वो कई बार प्रोटेस्ट पे बैठे। नहीं तो लद्दाख में तो आपको पता ही उनके साथ क्या हुआ था, उनको किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछने वाली थी कि आपने किस गुनाह में इनको गिरफ्तार किया। जब सोनम वांगचुक जैसे पढ़े लिखे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है आप मामूली सा प्रोटेस्ट करके सरकार को गिरा दोगे? बिल्कुल भी नहीं। और दिल्ली के प्रोटेस्ट के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि ये देश की राजधानी के अंदर हो रहा है। सबसे पहले एक तो पुलिस वाले बिना नेम टैग के आ रहे थे, और जब इनसे पूछा गया नेम टैग क्यों नहीं है तो वो गवार कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको गर्मी लग रही है, मतलब नेम टैग से गर्मी लग रही है। कोई इतना गवार पुलिस के अंदर कैसे हो सकता है? उसके बाद कुछ पुलिस वाले अपनी पावर का पूरा फायदा उठा रहे थे, लड़कियों पर थप्पड़ उठा रहे थे, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर डंडे चला रहे थे। इसके बावजूद मीडिया ये सब दिखाने के बजाय ये दिखा रही थी कि कैसे एक 16-15 साल की लड़की ने पीएम मोदी को गालियां दे दी, यहाँ तक कि मीडिया उनके घर तक पहुंच गई, पर जंतर मंतर नहीं पहुंच सकी। मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह जंतर मंतर पर अलग अलग प्रोटेस्टर्स, अलग अलग प्रदर्शनकारी वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री को सरकार के खिलाफ, पीएम मोदी की माताजी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। इनफैक्ट इन्होंने अभिजीत दीपके से पूछा कि आपके प्रोटेस्ट के अंदर काफी सारे क्रिमिनल्स घूम रहे थे, मतलब अगर ये चीज मीडिया को पता है तो देश की पुलिस को क्यों नहीं? ये काम तो सरकार का है कि क्रिमिनल्स ऐसी जगह आ कैसे पा रहे, पर नहीं, ये लोग सरकार की गलती बताने के बजाय किसकी गलती बताएंगे? जो प्रोटेस्ट कर रहा है। खैर, पुलिस वालों की दादागिरी से रिलेटेड जब सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई गई तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम किसके लिए है? समय रैना के फालतू जोक्स के लिए। मतलब कमाल है यार, अपने सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी हालत में चल रहा है। और पता है सरकार के अंदर जितनी भी गलतियां होती है उसका पे किसको करना पड़ता है? आम लोगों को। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को हटा के सौरभ जो भी जोशी को बिठा दिया गया, वो भी बेचारा कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। उसको देख के ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी एजुकेशन मिनिस्टर बनने लायक है, पर क्या करे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मतलब इतने महीने इंतजार करने के बाद, इतने ज्यादा दिन तक भूखे रहने के बाद आपको क्या मिलता है? एक 12वीं पास है, 11वीं पास, मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है, उनके बीच में इतना ही गैप है पढ़ाई लिखाई में। खैर, इन सब चीजों से हमें सिर्फ एक ही चीज पता लगती है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, हालांकि हमारी डेमोक्रेसी अभी भी है, पर ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये और बेहतर हो सकती है, और ये और बेहतर तभी होगी जब हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने का मौका मिलेगा। हमारे गरीब घर के बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ पाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उनको जो मौका मिलता है वो उनसे मौका छीन लिया जाता है। बाकी दैट्स ऑल टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो काफी मजेदार लगी होगी। नहीं लगी कोई बात नहीं, ध्रुव राठी के कमेंट सेक्शन जाओ, उसको गाली देके आओ, मुझे कुछ मत बोलना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।